धर्मपुर नामक राज्य में मानसिंह नाम के राजा का शासन था। धर्मपुर एक छोटा सा राज्य था। वहाँ की जनता बहुत ही खुशहाल और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उनका राजा मानसिंह बहुत अच्छा शासक था। उनके शासन में राज्य में किसी भी तरह का दंगा फसाद या चोरी नहीं होती थी। यदि कहीं किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो भी जाता तो राजा अपनी जनता की बात सुनता और उचित न्याय करता। वहाँ की जनता अपने राजा से बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपनी जनता का बहुत ध्यान रखते थे और छोटे से छोटे व्यक्ति की समस्या भी सुनकर उसका हल निकालते थे। राजा मानसिंह अपने मंत्रियों से भी यही कहकर रखते कि यदि कोई उनके महल में मदद के लिए आए तो उसे कभी खाली हाथ न लौटाया जाए और लोगों की परेशानियों का पूरा ध्यान रखा जाए। देखिए मंत्री जी, अभी तो हमारे शासन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप पूरा ध्यान रखिएगा, राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। राजा जी, आपके कहे अनुसार मैंने अपने सभी व्यक्तियों को पूरे निर्देश दिए हुए हैं। यदि हमारे राज्य में किसी को कोई भी समस्या होती है तो वो लोग उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मानसिंह की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी से उनकी कोई भी संतान नहीं थी। संतान की चाह में राजा ने दूसरा विवाह किया था। छोटी रानी से उनके एक पुत्र था। काफी वर्षों के इंतजार के बाद राजा मानसिंह को संतान की प्राप्ति हुई थी। अपने पुत्र का नाम उन्होंने युवराज रखा। युवराज अपने माँ बाप का बहुत ही लाडला बेटा था। राजा और रानी अपने पुत्र युवराज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। युवराज अब 10 वर्ष के हो गए, परंतु राजा मानसिंह अपने पुत्र के व्यवहार और उसकी तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहते। वे लोग युवराज की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखते, परंतु युवराज और बच्चों की तरह नहीं था। अक्सर बीमार और बुझा बुझा सा रहता था। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और खुशहाल प्रजा थी, परंतु अपने बेटे की चिंता उन्हें बहुत परेशान करती रहती थी। राजा अपनी छोटी रानी से कहते हैं, देखो, राजकुमार 10 साल का हो गया है, परंतु और बच्चों की तरह वो कभी हंसता बोलता नहीं है और अक्सर बीमार भी रहता है। मैंने उसे कभी हंसते खेलते नहीं देखा। हमने कितने ही यत्न किए हैं, बड़े से बड़े वैद्य को भी दिखा दिया, परंतु ये ठीक ही नहीं हो पा रहा। युवराज हमारा इकलौता पुत्र है और आगे हमारी गद्दी का वारिस। मुझे दिन रात यही चिंता सताती है, ये इस गद्दी के काबिल भी बन पाएगा या नहीं। मैं भी उसकी हर चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ। हमने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, परंतु न जाने उसे क्या बीमारी है। इस तरह राजा और रानी अक्सर अपने बेटे के बारे में चिंतित होकर बातचीत किया करते थे, परंतु उन्हें इसका कोई हल नहीं मिल पा रहा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। धर्मपुर राज्य में अंकित नाम का एक पढ़ा लिखा युवक रहता था, जो कि वहाँ के स्कूल में टीचर भी था। गांव में वह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और बुद्धिमान भी। उसकी बुद्धिमत्ता का सारे राज्य में चर्चा था। किसी को भी कोई समस्या आ जाती तो वह लोग अंकित से मशवरा लेते। अंकित की बुद्धिमानी के चर्चे राजा के महल तक भी पहुँचे। राजा को अक्सर परेशान देख मंत्री ने उससे कहा, राजा जी, गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहिए मंत्री जी, क्या हुआ? आप इतने अच्छे शासक हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं कि किसी को आपसे कोई भी शिकायत नहीं, परंतु अपने पुत्र के बारे में आपको चिंतित देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। यदि आप मेरी राय माने तो हमारे राज्य के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति अंकित से इस बारे में सलाह लें।
वो काफी बुद्धिमान और पढ़ा लिखा लड़का है। युवराज को जो भी बीमारी है वो किसी वैद्य को तो समझ में आई नहीं। क्यों ना हम उससे भी बात करके मशवरा ले लें। राजा को मंत्री की बात ठीक लगी। उन्होंने सोचा, आखिर कितना कुछ कर लिया तो यह भी करके देख लेते हैं। राजा ने मंत्री को तुरंत अंकित को राजमहल में बुलाने को कहा। अंकित राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा जी, आपने मुझे याद किया। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा ने युवराज के बारे में अंकित को सब कुछ बताते हुए अपनी चिंता जताई। हमने अपने बेटे की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। बड़े से बड़े वैद्य को दिखा दिया, उसके आगे हर चीज लाकर रख दी, परंतु वो उदास और बीमार ही रहता है। हमें तो उसकी समस्या समझ नहीं आ रही। तुम ही हमें कुछ मशवरा दो। राजा की समस्या सुनकर अंकित कुछ देर सोचने लगा और राजा से बोला, देखिए, ऐसे बताने से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं 2-3 दिन युवराज के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं उसकी दिनचर्या देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे कोई बात कह पाऊंगा। राजा अंकित को युवराज के साथ रहने की आज्ञा दे देते हैं और उनके रहने का पूरा इंतजाम करवा देते हैं। अंकित युवराज से बात करता है और उससे उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। भैया, मुझे पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ बहुत पसंद हैं। मुझे खुले में घूमना और अपने बराबर के दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। राजमहल के माली का बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, परंतु पिताजी ने मुझे एक दिन उसके साथ खेलते हुए देख लिया तो उसको राजमहल में आने से मना कर दिया और मुझे भी उससे बात करने को मना कर दिया। मेरा बहुत मन चाहता है कि मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल में जाकर पढ़ाई करूं और अपने दोस्तों के साथ खेलूं, परंतु पिताजी ने तो मेरे आगे पीछे सैनिक तैनात किए हुए हैं। वह मुझे किसी से भी बात नहीं करने देते और पढ़ाई भी गुरुजी मुझे यहीं आकर करवाते हैं। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता सारा दिन राजमहल में बंद रहना। इस तरह अंकित पूरा दिन युवराज के साथ बिताता है और उससे उसकी पसंद और नापसंद जानता है। युवराज की सारी बातें सुनने के बाद अंकित को समझ आ जाता है। युवराज अपनी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ना और खेलना चाहता है। 2 दिन युवराज के साथ रहने के बाद अंकित राजा से मिलता है और राजा से कहता है, राजा जी, मुझे युवराज की परेशानी समझ आ गई है। आप एक राजा और पिता होने के नाते उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसे कहीं अकेले नहीं आने जाने देते। उसकी शिक्षा भी घर पर ही हो रही है, परंतु युवराज अभी बहुत छोटे हैं। वो अभी अपनी बाल्यावस्था में है और बचपन में बच्चा बच्चों की तरह ही सोचेगा। हर बच्चा घर से बाहर घूमना फिरना चाहता है, अपनी हम उम्र दोस्तों के साथ खेलना चाहता है और अपने बचपन का आनंद लेना चाहता है। आप चाहे उनमें कल का होने वाला राजा देखते होंगे, परंतु अभी तो युवराज बच्चे हैं ना। उन्हें आपकी ये सब बातें नहीं समझ आ रही होंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हम तो उसके मांगने से पहले ही हर चीज उसके आगे प्रस्तुत कर देते हैं और उसको अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं। बस यही तो परेशानी है, इसी कारण वो खुश नहीं रह पाते। बचपन में यदि बच्चा बेफिक्री और आजादी से घूमेगा नहीं, दोस्तों के साथ खेलेगा नहीं, तो वो खुश कैसे रहेगा भला? वो एक बंद कमरे में बंद होकर कैसे खुश रह सकता है? आपको यदि मेरी बात समझनी है तो आप युवराज को मेरे साथ भेज दें। मैं जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, युवराज भी वहीं उनके साथ पढ़ेंगे और बाकी बच्चों के साथ खेलेंगे भी। आप उन्हें अपना बचपन जीने दीजिए। यदि वो खुश रहेंगे और आजादी से जिएंगे, तभी उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो पाएगा और फिर वो वैसे बन पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। वरना इस तरह से कैद होकर भला कौन बच्चा खुश रह पाएगा? राजा को अंकित की बात कुछ कुछ समझ आने लगती है, परंतु वह चिंतित हो जाते हैं
कि वह अपने इकलौते पुत्र को इस तरह से आम बच्चों के साथ कैसे पढ़ने और खेलने दें। यदि उन्हें कुछ हो गया तो अंकित राजा की चिंता समझ जाता है और उनसे कहता है, देखिए राजा जी, आपने तो सभी तरह के इलाज और तरीके करके देख लिए, परंतु युवराज ठीक नहीं हुए। अब मेरा कहा भी मानकर देख लीजिए। यदि आपको कुछ ही दिनों में युवराज ठीक होते हुए ना दिखे तो आप मेरा कहा मत मानिएगा और उन्हें उसी तरह रख लीजिएगा जैसे आप पहले रखते आए हैं। आपको यदि उनकी सुरक्षा की चिंता है तो आप एक सैनिक हमारे साथ भेज दें जो दूर से हर समय उन पर नजर रखे, परंतु युवराज को किसी बात पर रोके टोके नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं युवराज का पूरा ख्याल रखूंगा, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं कल तुम्हें बताता हूं। राजा अपनी छोटी रानी से इस बारे में विचार विमर्श करते हैं और उनसे उनकी सलाह पूछते हैं। देखिए राजा जी, वह लड़का ठीक ही कह रहा है। आखिर युवराज को उनका बचपन खुशी से बिताने का पूरा हक है। वह इस राज्य के होने वाले राजा तो हैं, परंतु अभी तो एक बच्चे ही हैं। मेरी माने तो आप उस लड़के की बात मान लीजिए। हमारे पास इसके अलावा फिलहाल कोई चारा भी तो नहीं, और क्या पता उस लड़के की बात सच निकले और हमारा युवराज ठीक हो जाए। अगले ही दिन राजा अंकित को युवराज को अपने साथ ले जाने की आज्ञा दे देते हैं। अंकित युवराज को लेकर अपने स्कूल में जाता है जहां वह बच्चों को पढ़ाता था। बेटा युवराज, आज से यही तुम्हारा स्कूल है और तुम यही सब बच्चों के साथ पढ़ोगे। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम इनसे दोस्ती करो और स्कूल के बाद इनके साथ खेलना भी। अरे, यदि मैं इन लोगों के साथ खेला तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे स्कूल में हो और जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। युवराज बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं और स्कूल के बाद बाकी बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। युवराज को यह सब करते हुए अंकित गौर से देखता है और महसूस करता है कि युवराज बहुत खुश है। वह बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह ही हंसी खुशी खेल रहे थे। स्कूल के बाद युवराज अपने राजमहल में वापस आ जाते हैं और अपने माता पिता के पास दौड़ते हुए जाते हैं। युवराज खुशी खुशी बोलता है, पिताजी, माँ देखिए, हम स्कूल से आ गए। आज हमें पढ़ने में बहुत मजा आया और हमने बहुत से नए दोस्त भी बनाए। आज हम बहुत खेले। कितने समय के बाद आज हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, हमें जल्दी से खाना दे दीजिए, हमें बहुत तेज भूख लगी है। ये कहते कहते युवराज अपने कमरे की तरफ दौड़ जाते हैं। युवराज को ऐसा व्यवहार करते देख राजा और रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युवराज को इस तरह से खुश और हंसता हुआ देखने के लिए वह तरस गए थे। आज उसे ऐसे देखकर दोनों की चिंता समाप्त हो जाती है। बस फिर युवराज रोजाना इसी तरह स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करने के बाद अपने दोस्तों के साथ खूब खेलते हैं। उसके बाद में घर वापस आ जाते हैं। अब यही उनकी दिनचर्या थी। अब युवराज के व्यवहार में काफी सुधार आ गया था। वह भी आम बच्चों की तरह ही हंसने, खेलने और खुश रहने लगे थे। राजा ने अंकित को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि युवराज आखिर बच्चे हैं, तो उन्हें बच्चों की तरह ही आजाद छोड़ना चाहिए, जिससे कि वो अपना बचपन जी सकें, ना कि उन्हें घर में कैद करके रखना चाहिए। तुम्हारा ये एहसान तो हम नहीं चुका सकते, परंतु हमारी तरफ से तुम्हें जितनी धन दौलत चाहिए वो ले लो। राजा जी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो बहुत छोटी सी बात थी जो शायद आप नहीं समझ पा रहे थे, पर मुझे बहुत खुशी है कि अब युवराज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वो पढ़ने में भी बहुत बुद्धिमान है और खेलकूद में भी होशियार है। जहां तक पैसों की बात है, यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस राज्य में एक अच्छा सा स्कूल बनवा दें, जहां बच्चों के लिए अच्छी सुख सुविधाएं हों। राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि कल से ही स्कूल का काम शुरू कर दिया जाए।
इसके बाद से युवराज अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और उस राज्य को एक बहुत अच्छा स्कूल भी मिल जाता है। वहाँ के सभी बच्चे अब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे।